हाँ मेरे बच्चों, आज हम एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि इसका नाम में ही है कि एक्वायर्ड यानी कि उपार्जित होती है, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल जो होता है अपने लाइफ साइकिल में इस प्रकार की इम्यूनिटी को प्राप्त करता है। प्राप्त करने के तरीके अलग अलग होते हैं, जैसे कोई भी पैथोजन उसकी बॉडी में एंट्री कर जाए, या वैक्सीनेशन से, या फिर हम रेडीमेड जो एंटीबॉडी उसकी बॉडी में देते हैं। तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, जिसको हम उपार्जित या अनुकूलित इम्यूनिटी भी कहते हैं। यह इम्यूनिटी जो होती है इनेट इम्यूनिटी की तुलना में स्पेसिफिक, और इसमें कुछ और अलग करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इनेट इम्यूनिटी जो होती है वो हमारे जन्मजात होती है, और वो हमारी बॉडी की मेकअप है या जेनेटिक मेकअप जो होती है उसकी वजह से डिटरमाइन होती है, और वो सभी पैथोजन के लिए क्या होती है, सेम होती है, जैसे कोई भी पैथोजन हो। लेकिन जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है यह हर एक के प्रति अलग अलग होती है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है कि ये हमारे शरीर की प्रतिरक्षा की क्षमता होती है, जो बाहरी जो पैथोजन है या उसका कोई भी टॉक्सोइड होती है जब हमारी बॉडी में एंट्री करता है तो उसकी वजह से हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण होता है, या स्पेसिफिक इम्यूनोजेनिक एक्टिव टी सेल का निर्माण होता है। और इसमें से कुछ टी सेल जो होती हैं वो, या बी सेल जो होती हैं, मेमोरी सेल के रूप में भी प्रेजेंट रहती हैं, जो कि लंबे समय तक होती हैं। इसके अलावा यह इम्यूनिटी विशिष्ट प्रकार की इम्यूनिटी होती है। इसके अंदर इम्यूनोजेनिक मेमोरी होती है, और इसमें सेल्फ और नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन का भी होता है। तो ये इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1 है एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी। मतलब क्या होता है कि जितने एंटीजन होंगे उनके खिलाफ उतने ही प्रकार की एंटीबॉडी या एक्टिवेटेड टी सेल का निर्माण होगा। उस एंटीजन के अंदर माइनर सा भी अगर कोई डिफरेंस है तो वो इसको पहचान लेती है ये इम्यून सिस्टम, और उसके खिलाफ क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। जबकि जो इनेट इम्यूनिटी था उसके अंदर क्या है, पैटर्न रिकॉग्निशन होता है। जो एंटीजन जो होता है उसके ऊपर कुछ मॉलिक्यूल्स के पैटर्न से बनते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, तो इतना स्पेसिफिक नहीं होता ना, मतलब ये। तो यहाँ पर ये एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी दर्शाता है। लगभग कई हजार या आप कह सकते हो लाखों की संख्या में जो होती हैं पैथोजन होते हैं, और उतनी ही संख्या के अंदर हमारा इम्यून सिस्टम उनको पहचान कर सकता है और उनके खिलाफ एंटीबॉडी या एक्टिवेटेड टी सेल का निर्माण कर सकता है। तो ये इसमें होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर। अगला है डाइवर्सिटी है। इसके अंदर जैसे आपको एंटीजन स्पेसिफिसिटी बता दिया, यहीं पर है कि इनके अंदर एक डाइवर्सिटी होती है। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि जितने प्रकार के एंटीजन होंगे उतने ही प्रकार के एंटीबॉडी का एक्टिव सेल का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें ये इसका प्रैक्टिस जो होता है इसके अंदर। अगला है इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। ये इसका बहुत ही महत्वपूर्ण गुण होता है। इम्यूनोजेनिक मेमोरी मतलब क्या है कि अगर सेकंड टाइम पर वही पैथोजन हमारी बॉडी में एंट्री करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसको पहचान लेता है, और उसके खिलाफ क्विक और एक्टिव जो होता है इम्यून रिस्पॉन्स देता है, जिससे एंटीबॉडी और टी सेल जो होती हैं वो बहुत जल्दी बनती हैं और ज़्यादा मात्रा में बनती हैं, जिससे कि वो उस पैथोजन को तुरंत नष्ट या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर ये आता है। और ये जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है, जो एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी होती है ये काफ़ी लंबी समय तक चलती है। इसका एक प्रॉपर्टी है, ये दीर्घकालीनता होती है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे कि स्मॉल पॉक्स है, मम्स है, ये मीजल्स है। इसमें अगर हमें एक बार ये पैथोजन हमारी बॉडी में एंट्री कर जाएगी, एक बार ये डिजीज अगर डेवलप हो जाए तो इनसे हम लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्ट हो जाते हैं, यानी कि हमारी जो बॉडी है इनसे इम्यून हो जाती है। तो इनकी जो दीर्घकालिकता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे ही पोलियो है। पोलियो के अंदर जब हम वैक्सीन देते हैं तो उसका निर्माण होता है, तो पुनः जो संक्रमण होता है वो हमें बहुत ही कम होता है। मीजल्स है, मम्स है। मम्स जो होती है उसको हम कर्ण फेड कहते हैं। कान के नीचे जो होती है पैरोटिड सिलेवरी ग्लैंड जो होती है उसका इन्फेक्शन जो होती है उसको हम मम्स कहते हैं। ऐसे ही मीजल्स जो होती हैं। तो ये काफ़ी दीर्घकालीन भी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी है इसका एक गुण और है जो आपको यहाँ पे दे रखा है, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन। मतलब क्या है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम का, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जब डेवलपमेंट होता है तो लगभग हमारी बॉडी के अंदर जो भी पार्टिकल्स, जो भी चीज़ें उपस्थित होती हैं वो इम्यून सिस्टम के कॉन्टैक्ट में आ जाती हैं। कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो उसके संपर्क में नहीं आते हैं, जैसे स्पर्म है,
आइज के कुछ पार्ट हैं, ये है, लेकिन लगभग बॉडी क्या होती है उसको आती है, और उनको वो पहचान लेता है कि ये क्या है, हमारे अपने हैं, सेल्फ हैं, और इनके खिलाफ कभी भी वो एंटीबॉडी का निर्माण नहीं करता है। लेकिन कोई अगर बाहरी पार्टिकल जब हमारे शरीर के अंदर एंट्री करता है तो ये इम्यून सिस्टम जो होता है उसको पहचान लेता है और उसके खिलाफ जो होता है इम्यूनिटी डेवलप कर देता है। तो ये आता है। तो कई बार ऑटो इम्यूनिटी भी हो जाती है, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी के खिलाफ ही काम करना शुरू कर देता है, जैसे कि रूमेटॉइड फीवर है या और कई जो बीमारियां होती हैं उसमें हमारी बॉडी के खिलाफ ही ये काम करता है। लेकिन इसके अंदर लगभग सेल्फ रिकॉग्निशन होता है जो कि उसको पहचान लेता है कि ये अपना बॉडी का है या नहीं है। इसके बाद जो है जो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, जैसे कि आपको यहाँ पर बता रखा है, एक्टिव इम्यूनिटी आती है और पैसिव इम्यूनिटी होती है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, मतलब इनके बारे में हम थोड़ा बहुत और पढ़ेंगे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है भी कि या तो प्राकृतिक रूप से जो पैथोजन है हमारे शरीर के अंदर एंट्री कर जाए, या फिर हम उसको हमारे इच्छा के अनुसार है उसको बॉडी में एंट्री कराएं, तो उसके आधार पर, या फिर हम उसको हमारा इम्यून सिस्टम उसमें एक्टिवली रोल करता है, या फिर हमें रेडीमेड बाहर से मिल जाती हैं जिसमें हमारे इम्यून सिस्टम का कोई भी रोल नहीं होता है। तो इन सब के ऊपर डिपेंड करते हुए जो ये इम्यूनिटी होती है दो प्रकार की है, एक का नाम है एक्टिव इम्यूनिटी और एक का नाम है पैसिव इम्यूनिटी होती है। एक्टिव इम्यूनिटी जैसे कि इसके नाम से सिद्ध है, जिसको हम सक्रिय प्रतिरक्षा भी कहते हैं, जिसके अंदर हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है सक्रिय रूप से जो होता है इसमें क्रियाशील रहता है, इसमें भाग लेता है, और इसकी वजह से दोनों प्रकार की इम्यूनिटी डेवलप होती है, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो डेवलप होती है। एंटीबॉडी मेडिएटेड जो इम्यूनिटी होती है उसमें जो बी सेल होती हैं उनसे प्लाज्मा सेल का निर्माण होता है और उससे एंटीबॉडी और मेमोरी सेल का निर्माण होता है। इसके अलावा जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है उससे कुछ विशेष एक्टिवेटेड सेल्स का निर्माण होता है जो कि टी सेल होती हैं और उनके कई प्रकार होती हैं, वो इस प्रकार क्या होती हैं, वो बनती हैं। तो एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर ठीक है, या तो प्राकृतिक रूप से हमारी बॉडी में एंट्री करता है या फिर हम उसको वैक्सीनेशन या जिसके रूप में जो हमारी बॉडी में एंट्री कराते हैं। तो ये दो प्रकार की होती है एक्टिव इम्यूनिटी होती है, जैसे कि एक है नेचुरल और एक है आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब क्या होता है, यानी कि प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा होती है। इसके अंदर जो होता है हमारे शरीर के अंदर जो पैथोजन होती हैं, रोगाणु होती हैं, किन्हीं तरीके से जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के जो बैरियर होती हैं उनको तोड़ते हुए हमारी बॉडी में एंट्री कर जाते हैं, और जब वो एंट्री कर जाते हैं तो हमारी बॉडी उनके खिलाफ एंटीबॉडी का निर्माण करती है। तो ये जो होती है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। इसमें हम किसी भी बीमारी का नाम ले सकते हैं, जैसे कि स्मॉल पॉक्स है जिसको हम चेचक कहते हैं स्मॉल पॉक्स को, और इंडिया फ्री हो गया स्मॉल पॉक्स से, ठीक है ना। तो ये आती हैं, मम्स हैं, तो स्मॉल पॉक्स होती हैं, चेचक जो होती हैं वो है, या मम्स जो है वायरल डिजीज होती हैं। तो इनसे ये इनके वायरस हैं जो हमारी बॉडी में एंट्री करते हैं और फिर हमें इनसे क्या होती है, हमारा इम्यून सिस्टम इनके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है। इनमें से कुछ मेमोरी सेल के रूप में भी प्रेजेंट रहती हैं, और फिर अगर बाय चांस दोबारा भी अगर ये एंट्री करता है तो ये मेमोरी सेल जो होती है उनको नष्ट कर देती है, उनको हमारी बॉडी में डिजीज उत्पन्न करने नहीं देती हैं। तो ये नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। अगला है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का जैसे नाम से सिद्ध है कि ये एक्टिव तो है, मीन हमारी शरीर का इम्यून सिस्टम एक्टिवली रोल करेगा, एक्टिवली एंटीबॉडी या एक्टिवेटेड टी सेल का निर्माण करेगा, लेकिन ये जो इसके लिए जो एंटीजन है या जो पैथोजन है ये प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में नहीं एंट्री करता, अपितु इसको हम बाहर से हमारी बॉडी में एंट्री कराते हैं। तो इसके अंदर जो आता है, तो आर्टिफिशियल के अंदर जो होता है, इसकी यहाँ पर ये लिखा हुआ है जो ये वैक्सीनेशन जो होती है आर्टिफिशियल, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो पैथोजन होता है, मतलब आर्टिफिशियल है लेकिन हमारी इच्छा के अनुसार हम इसको विलफुली जो होते हैं बॉडी के अंदर इंजर कराते हैं ताकि हम इसके प्रति इम्यून हो जाए, तो इसको हम वैक्सीनेशन भी कहते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि भी एडवर्ड जेंडर ने सबसे पहले इसकी खोज की थी। वैक्सीनेशन काऊ से होता है, काऊ पोक्स, स्मॉल पोक्स जो है इससे इसका लिंक होता है। तो ये जो वैक्सीनेशन के अंदर क्या होता है, जैसे कि या तो हम किल्ड
पैथोजन ले लेते हैं और उसको हम किल्ड कर देते हैं किसी तरीके से, तो उससे क्या होता है कि वो डिजीज़ तो कर नहीं सकता और उसके हमारी बॉडी जो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना देती है, यानी कि इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। और ये जो सिस्टम होता है इसमें किल्ड हम लेते हैं, जैसे कि पोलियो की साल के वैक्सीन होता है, लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं होता, लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं होता, क्योंकि किल्ड जो है उसके खिलाफ एक ही बार एंटीबॉडी बनती है और इसके हमें बार बार क्या करना पड़ता है, फिर बूस्टर डोज देनी पड़ती है। और इसके अलावा हमारी बॉडी में इसके खिलाफ भी रिएक्शन हो सकती है। अगला है एटेन्यूएटेड। एटेन्यूएटेड का ये होता है कि जिसमें पैथोजन जो होता है उसको हमें वीक कर देते हैं और उसकी वजह से जो होता है वो जो पैथोजन होता है वो हमारी बॉडी में बीमारी उत्पन्न नहीं कर सकता, लेकिन उसकी वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो काम करता है और उसके खिलाफ जो है एंटीबॉडी या एक्टिव सेल जो होती हैं वो बनती हैं। तो ये एटेन्यूएटेड जो होता है ये कहलाता है, जैसे कि एंथ्रेक्स है, साबिन जो है पोलियो के लिए है, BCG जो है, ये सारी जो होती हैं ये एटेन्यूएटेड होती हैं, मतलब इसमें जो पैथोजन होता है उसको हमें कमज़ोर कर दिया जाता है। तो ये जो कमज़ोर करने की जो क्रिया होती है ये अलग अलग तरीके से उसको हमें किए जाते हैं। ऐसे ही टॉक्सिन जो उत्पन्न करते हैं उनको हम टॉक्सोइड में चेंज कर देते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीटॉक्सिन का निर्माण करती है। तो ये टॉक्सोइड जो होते हैं ये भी केमिकल के ट्रीटमेंट से इसमें चेंज कर दिए जाते हैं। तो ये होती है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी आती है, ठीक है। तो एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर ये बातें होती हैं। अगला है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव यानी कि निष्क्रिय प्रतिरक्षा जो होती है, और इस पैसिव इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो कोई भी कार्य नहीं करता है, उसे हमें रेडीमेड रूप से बाहर से ही जो है एंटीबॉडी या एक्टिविटी सेल जो होती हैं उनका हमें बॉडी को मिल जाता है, उससे हमारी बॉडी उनसे बचाव करती है। जैसे कि हम इसके बारे में जानते हैं कि डिफ्थीरिया है, टिटनेस है, इनकी जो ट्रीटमेंट के लिए जो होता है हमें रेडीमेड के रूप में जो होती हैं ये वैक्सीन से ये टॉक्सोइड जो होते हैं वो हमें मिल जाते हैं और उससे जो होता है वो हमारा ट्रीटमेंट हो जाता है। तो ये भी दो प्रकार की होती है पैसिव, एक होती है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, प्राकृतिक रूप से ही है। तो इसका जो बेस्ट उदाहरण होता है कि जो माँ है उससे जो उसका जो बच्चा होता है फीटस, जिसको हमने फीटस नाम दिया गया, जो कि उसके वोम के अंदर जब होता है उसको हम फीटस कहते हैं, तो उसके अंदर जो होती है प्लेसेंटा के द्वारा एंटीबॉडी ट्रांसफर होती है और वो जो एंटीबॉडी होती है वो मुख्य रूप से IgG एंटीबॉडी होती है जो इस अपरा के द्वारा वहाँ पर ट्रांसफर होती है और उस बच्चे को इम्यूनिटी प्रदान करती है। और जन्म के बाद जो होता है फर्स्ट जो मिल्क होता है माँ का, जिसको हम कोलोस्ट्रम भी कहते हैं, और इस कोलोस्ट्रम के अंदर भी जो होती हैं एंटीबॉडी होती है, जिसमें मुख्य रूप से IgA जो एंटीबॉडी होती है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है। और बाद में भी मदर के मिल्क में कुछ एंटीबॉडी होती हैं जो लगभग 6 महीने तक बच्चे को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है, इसमें उन बच्चे की बॉडी ने कोई भी रोल नहीं किया, उसमें सिर्फ रेडीमेड रूप में वो मिले हैं। ऐसे ही पैसिव इम्यूनिटी के अंदर भी आएगा आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। इसके अंदर जो होता है रेडीमेड रूप में इम्यूनोग्लोबुलिन है या एक्टिव सील जेल्स होती हैं, ये किसी दूसरे जीव से या किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग से उसको डिजीज जिसके अंदर है उसके अंदर ट्रांसफर किया जाता है, तब उसे हम आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है। इसमें रेडीमेड रूप में जो एंटीबॉडी होती है वो किसी से हमें प्राप्त होती हैं। तो इसमें जैसे कि टिटनेस का इंजेक्शन लगता है, टिटनेस का हम जो लगाते हैं एंटी टिटनेस जो होता है, तो किसी को मान लो भी शुरू में वैक्सीनेशन नहीं करवाई फिर उसको टिटनेस हो गया है, तो जब उसको टिटनेस हो जाता है तो उसकी बॉडी को बचाने के लिए कोशिश करते हैं कि उसके अंदर हमें टिटनेस के एंटीबॉडी डाल दें ताकि वो कुछ हद तक उसको नष्ट कर सके, ठीक है ना। ऐसे ही डिप्थीरिया के लिए हम करते हैं वैक्सीनेशन, तो डिप्थीरिया के अंदर भी हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। वायरल हेपेटाइटिस वगैरह के अंदर भी ये भी होते हैं। इसके अलावा एक और टाइप होती है ह्यूमोरल और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, जैसे कि इनके नाम से ही है। ह्यूमरल जो होती है ये एक प्रकार का पहले फ्लूइड दिया गया था हमारी बॉडी का, जिसको हम ह्यूमरल कहते हैं, और उसके द्वारा जो होती हैं तो उसका नाम दिया था ह्यूमरल, ठीक है। और इसको हम एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं क्योंकि ये एंटीबॉडी के द्वारा होती है। और जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है ये क्या होती है, कोशिकाओं के द्वारा होता है। जैसे कि जो BCG है उसका जब हम लगाते हैं तो BCG के अंदर एंटीबॉडी तो इतना इफेक्टिव नहीं होती हैं, लेकिन जब उसका T सेल उसके अंदर बॉडी के अंदर डालते हैं
तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है उस रोग को लड़ने में। है तो ह्यूमरल के अंदर जो होती हैं एंटीबॉडी का निर्माण होता है, और एंटीबॉडी जो है वो बी सेल से बनती हैं। बी सेल जो होती हैं वो प्लाज्मा सेल में, और प्लाज्मा सेल से इफेक्टर सेल और एंटीबॉडी का निर्माण होता है। इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे। ऐसे ही सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है, जिसके अंदर क्या होता है, अनेक प्रकार की सेल्स का निर्माण होता है। टी सेल्स का, इसमें टी एच सेल है, फिर टी सी सेल है, और टी रेगुलेटर सेल है, और टी सप्रेसर सेल होती हैं। तो ये सेल होती हैं, तो ये एक प्रकार की और ह्यूमरल और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है। धन्यवाद।